साजिद नवाज साहब को रिहाई मिल गई, उनकी वीडियो आ गई, जिंदाबाद के नारे लग गए। ये काम करते हैं एक बहुत बड़ी हर्बल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इस एक वाक़े के बाद उसके बाद इनको नौकरी से फारिग कर दिया गया। कर्शी साहब, आपकी तरफ से एक बहुत मुनासिब मैसेज आना चाहिए। एक ऐसा शरबत जो पूरे मुल्क की जिंदगी के अंदर मिठास खोल रहा था, जामे शीरीं से जामे तल्ख बन गया है। दुनिया जहान के अंदर इस वक्त एक ही नाम है जो किसी सूरत भी हमारे मुंह से नहीं उतर रहा, मरहुमा हुमैरा असगर अली का है। 4 महीने के लिए मैं जेल में था। मैं उस वक्त एक बहुत बड़े अस्पताल में काम करता था। 4 महीने में एक लफ्ज अगर मेरे हक में किसी ने कहा, हमारी होस्ट है मॉर्निंग शो की, 20 लाख हम उनको देते हैं महीने का, अब उनका तकाजा है 30 लाख का। ख़वातीन हुज़रात, लाउड स्पीकर की नई एपिसोड लिए डॉक्टर उमर आदिल आपके सामने हाजिर है। ख़वातीन हुज़रात, मैं हर दफ़ा ये सोचता हूँ कि आपके सामने कोई अच्छी बातें लेकर आऊँ, खुशगवार बातें लेकर आऊँ, किसी फिल्म का तबसरा करूँ, किसी मौसीक़ार का तबसरा करूँ, किसी गाने की बात करूँ, किसी हसीना की बात करूँ, मगर क्या किया जाए कि लौट जाती है उधर को भी नज़र, क्या कीजिए। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए। मेरे अतराफ़ जो कुछ हो रहा है, मैं खुद को उससे डिटैच करके ज़िंदा नहीं रहना चाहता। बहुत आसान है इस तरह ज़िंदा रहना, आँखें बंद कर लीजिए, बल्कि मेंढकों की तरह किसी जौहर के नीचे की तह के अंदर जो कीचड़ है, उसके अंदर सर दे के खड़े हो जाइए, जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। और सर्दियों में तमाम मेंढक ऐसे ही करते हैं जब हालात बुरे होते हैं, जब मौसम बुरा होता है। तो आजकल आपको पता है कि जैसा बुरा मौसम हमारे मुल्क में है, यूं भी और यूं भी शायद ही किसी और खित्ते के अंदर हो। बहुत सारे लोगों ने जिंदगी गुजारने का आसान रास्ता अपनाया है। आसान रास्ता ये अपनाया है कि किसी भी जौहर की तह के कीचड़ के अंदर सर दे के मजे से मगन और गुम है, न देखते हैं, न सुनते हैं, न बोलते हैं। और अगर देखते हैं और सुनते हैं फिर भी नहीं बोलते, मगर ये जो ज़बां के ऊपर कुफ्ल खुद लगा के चाबी घुमा के उसे यूं फेंक देना है, शायद ये मुझे नहीं आता। और अगर नहीं आता तो तभी आप लोगों की फप्तियाँ, आपकी धमकियाँ, आपकी तंबीह, आपके मशवरे और आपके तंज़ सहता हूँ, और बड़ी जवामर्दी के साथ सहता हूँ, और मुझे ये सब सहने में बड़ा मज़ा आता है। मैं अक्सर लोगों को ये सोचता हूँ कि क्या आपका जीना जीना है? ज़िंदगी में 2 तरह की चीज़ें होती हैं, आइदर यू लिव अ लाइफ़, यानी कि आप ज़िंदा ज़िंदगी गुज़ारते हैं, या यू ओनली एग्ज़िस्ट। एग्जिस्टिंग और लिविंग के अंदर जो फ़र्क है, वही असल फ़र्क है। ख़वातीन हज़रात, बहरकौर जो मौज़ू मेरे इर्द-गिर्द बहुत ज़्यादा आजकल आपके सामने भी आ रहे हैं, मेरे इर्द-गिर्द भी आ रहे हैं, उनमें से एक जो आपका चाचा लाहौरी है, उनका मामला साजिद नवाज़ उनका ग़ालिबन नाम है। बहुत से लोगों ने आपके सामने डिस्कस किया, साजिद नवाज़ साहब क्या मुकदमा ख़त्म हो गया या बर्खास्त हो गया, उनको रिहाई मिल गई, उनकी वीडियो आ गई, ज़िंदाबाद के नारे लग गए, अब उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं अपने वकीलों के साथ। मगर इस तमाम किस्से के अंदर एक चीज बेइंतहा मैलाइन हो रही है। अब मेरे पास इसका कोई जरिया नहीं है कि मैं पता कर सकूं। वैसे मैंने कोशिश की, जो हमें बताया गया वो ये है कि ये काम करते हैं एक बहुत बड़ी हर्बल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसका नाम है करशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। और ये वहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट में है और बड़ी देर से वहाँ काम कर रहे हैं। मगर इस एक वाक़े के बाद, जिसमें इन्होंने कुछ मुग़ल्लज़ात बकी हैं किसी की शान में, उसके बाद इनको नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया। जब ये रिहा हुए हैं और मुख्तलिफ लोगों ने इनके जाके इंटरव्यूज़ किए, तो ये कहा गया कि ये बताइए कि क्या आपको आपकी पेरेंट कंपनी ने नौकरी से फ़ारिग कर दिया है? तो उन्होंने आगे से कहा, नो कमेंट्स। अब नो कमेंट्स का मतलब ये होता है कि फ़ारिग कर दिया। और क्या होता है? वरना बंदा कहता है नहीं, 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 मेरी कंपनी, मेरे एम्प्लॉइज़ बेइंतहा बाज़मीर आदमी हैं, वो मेरी किसी एक लग़्ज़िश जिसका ताल्लुक मेरी नौकरी के साथ या मेरे पेशा वराना फ़राइज़ के साथ ना हो, उसकी वजह से मुझे फ़ारिग क्यों करेंगे? ये कहना चाहिए था। अब उसका नतीजा क्या निकला है? नतीजा ये निकला है कि करशी और करशी वालों की तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में लोग अब ये कहना शुरू हो गए कि हम इन्हें अपने ऊपर हराम करने लगे हैं। हम अब एक बैन करेंगे अपने आप को कि हमने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करनी। मैंने इसके बारे में चंद एक बातें करनी है, और मैं थोड़ा-सा इस बारे में बाइस्ड भी हूँ, और मेरा तासुब भी आपके सामने आ जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, जहाँ तक कृषि इंडस्ट्रीज़ का ताल्लुक है, पाकिस्तान की एक इंडस्ट्रियल सक्सेस स्टोरी कृषि की प्रोडक्ट्स और कृषि की तरक्की और कामयाबी है। कृषि वाले शरबत बनाएँ, दवा बनाएँ, गोली बनाएँ, मुरब्बा जात बनाएँ, उन
तमाम का मयार इतना उम्दा होता है कि मैं बहैसियत एक एलोपैथिक डॉक्टर अपने कई मरीजों को उनकी यूनानी और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स रेफर करता हूँ, क्योंकि वो बहुत उम्दा तरीके से तैयार की जाती हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स, उनके फ़वाइद और उनके ख़वाइस बेइंतहा आला हैं और उनके अंदर बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप मुझे बताइए, आपके इर्द-गिर्द अभी गर्मियों का मौसम गुज़रा है, कौन है आप में से जिसने जामे शीरीं को हट-हट करके नहीं पिया? और यकीन कीजिए, मैं तो अब ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अगर रोज़ा हो और इफ्तार के वक़्त में पकौड़े, समोसे, जलेबी और जामे शीरीं ना हो, तो लोग अपना रोज़ा इफ्तार ही ना करें। यकीन कीजिए, छोड़ दें। एक ऐसा शरबत जो कि पूरे मुल्क की ज़िंदगी के अंदर मिठास घोल रहा था, यकदम जामे शीरीं से जामे तल्ख़ बन गया है, बल्कि जामे तलख़ाबा बन गया है। यानी कि इस कदर ज़हर हो गया उसका मज़ा कि बहुत सारी मीम्स ऐसी आ रही हैं कि लोग जामे शीरीं की बोतल को खोल के सिंक में या कमोड में या नाली में बहा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी सूरत भी एक मुस्तहसन कदम है या एहतजाज का एक अच्छा तरीका है। रिस्क, और रिस्क भी वो जिसके अंदर शिफा हो, उसको यूं बहाना जबकि दुनिया प्यासी है और इस मौसम में इस कदर ज्यादा उसको जरूरत है सबील की और शरबत की, आप नाली में बहाना शुरू कर दें। ये बात शायद मेरे दिल को नहीं लगती, लेकिन फिर आपका गुस्सा अपनी जगह है। आप ये समझते हैं कि इससे कृषि इंडस्ट्रीज को, इस आदमी को नहीं निकालना चाहिए था, इसको अपनी नौकरी पे बहाल करना चाहिए। मैं इन तमाम तफसीलात में जाए बगैर, एक साहब जो कि मेरे दोस्त हैं और मैं दोस्त समझता हूँ, वो समझते हों या ना समझते हों, उनको एक छोटा-सा मशवरा देने लगा हूँ। मेरे जिन दोस्त का मैं यहाँ पे तज़किरा कर रहा हूँ, उनका नाम है हकीम इकबाल अहमद कर्शी, जो रूह रवां है कृषि इंडस्ट्रीज़ के, और मेरे ख़्याल में उनकी नेकी, उनकी लियाकत और अल्लाह ताला का उन पे करम ऐसा है कि उसकी मिसाल मिलनी मुश्किल है। किस कदर रास्तबाज़, खुदा खौफ, सखी आदमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बात आपको मैं बताऊँ, इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं, उनके अंदर सखावत बहुत कम है। सखावत होती है लार्ज फिलैंथ्रोपी, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर। मैं अगर अपने इर्द-गिर्द देखूँ, तो वो तमाम अस्पताल जो लोगों ने अपनी जेब से बनाए, अपने रिश्तेदारों की याद में बनाए, उनमें मुसलमानों का नाम बहुत कम है। आइए जल्दी-जल्दी 3-4 मोटे-मोटे नाम आपको गिनवा दूँ। मैं जिस अस्पताल में काम करता रहा हूँ, उसका नाम है सर गंगा राम अस्पताल। उसके साथ बच्चों का एक अस्पताल है, उसका नाम है बालक राम अस्पताल। ख़वातीन हज़रात, सर गंगाराम इज़ वन ऑफ माय हीरोज़। एक टोटली सेल्फ मेड इंजीनियर जिसने कहीं बंजर ज़मीनों को गुलो-गुलज़ार कर दिया वाटर वर्क्स के साथ, कहीं बहुत बड़ी-बड़ी इमारत बनाई इस शहर निगारा लाहौर को लाहौर बनाने के लिए, और कहीं इलाज गाहें ऐसी पैदा की कि आज तक सदका जारिया के तौर पे रोज़ाना सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों मरीज वहां से शिफा पाते हैं और इलाज करवाते हैं। इनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाना चाहिए। ये तो हो गया सर गंगाराम का जिक्र। अच्छा, थोड़ी सी आपको एक बात बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं सिर्फ गंगाराम अस्पताल को। एक और आपके सामने क्विज रखता हूँ, वो तमाम लाहौरी जो भाई जिन्हें लाहौर ने तक जमे आनी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਣ ਜਾਂ ਨਾ ਜੰਮਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖਾਬੇ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। आशका वाली गल या तौर तरीके तो आने से नहीं कोई भी। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत मशहूर इदारा है जहाँ पे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स वाले मरीजों का इलाज होता है बरसों से, और उसके साथ एक साइकाइट्रिस्ट साहब है जिन्होंने अपना नाम एसोसिएट किया हुआ, जिनका उस अस्पताल की तामीर में रत्ती बराबर 5 पैसे का कोई दखल नहीं है। बहरतौर, उसका नाम है फाउंटेन हाउस। आप में से कितने लोग जानते हैं कि फाउंटेन हाउस असल में क्या था? ये इदारा, इसकी इमारत, इसके वार्ड्स, इसकी तमाम फैसिलिटीज़ वो किसकी बनाई हुई हैं? और अपनी जेब से बनाई हुई हैं। ख़वातीन हज़रात, जान जाइए कि फाउंटेन हाउस, जिसको आज आप फाउंटेन हाउस कहते हैं, वो हिंदू विधवाओं के लिए एक धर्मशाला थी। यहाँ पे वो औरतें रहती थीं जो बेवा हो गईं और हिंदू मत से जिनका ताल्लुक था और जिन पे ज़िंदगी हराम हो जाती थी। हुज़ूर वाला विधवा के लिए सर गंगाराम ने एक पूरा इदारा बनाया और उसमें इनकी बहाली के लिए, इनकी सेहत के लिए, इनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए हर सहूलत और आसाइश फराहम की। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो हिंदू विधवाएं यहाँ से
हिंदुस्तान चली गईं और इस बिल्डिंग के लिए हमारे पास कोई मसरफ नहीं था, तो कुछ अरसे के बाद यहाँ हमने अपने वो मरीज रखने शुरू कर दिए जिनको खानदान वालों ने छोड़ दिया था कि इनका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। वो तो खैर आजकल बहुत से लोगों का नहीं है और बहुत सारे लोग जो है भौंक-भौंक के लोगों के बारे में ये कहते हैं कि फलाँ का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा। हालाँकि उनके चेहरे पे पड़ी हुई जो फटकार है, उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि उनका खैर रहने दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अंजाम आप उनका भी देखिएगा। बहरतौर हातिम हुज़ैफ़ छोटी सी बात और आपको कहनी है। ये फाउंटेन हाउस भी सर गंगाराम क्या मरहूने मिल्लत है। आप एक आदमी का नाम ले रहे हैं, जानकी बाई, गुलाब देवी, जमीयत सिंह, ये सब लोग कौन हैं? इन्होंने अपने पैसों से बगैर किसी सियासी हैसियत लिए हुए बड़ी-बड़ी ज़मीनें दान की अवाम को। वहाँ पे अस्पताल बनाए। अस्पताल बना के जिस कदर ज़रूरत थी, अपने पैसे, अपनी कमाई में से उस पे लगाया। ख़वातीन और हज़रात, ये हैं वो चीज़ें जिनको दवाम है और ये हैं वो चीज़ें जो मेरे परवरदिगार के दरबार के अंदर कबूलियत की सनद पाती हैं। ये हैं वो चीज़ें जो इंसानियत के लिए और उसकी मखलूक की बेहतरी के लिए उसके चुनिंदा बंदे करते हैं। सिर्फ फटियाँ लगा देना या नाम बदल देना या नाम लिखवा लेना, ये कोई कामयाबी की बातें नहीं हैं अगर आप समझ जाएँ तो। आज तक हम में जुर्अत हुई है, इस कदर हम मुसलमान बन चुके हैं, इस कदर हम हिंदुओं के खिलाफ हैं कि सर गंगाराम के नाम पे बना हुआ, उनके नाम से मौसूम और मंसूब अस्पताल का नाम बदल सके। और शुक्र है कभी हमने एहसान फरामोशी की इतनी रोशन मिसाल नहीं दी कि इन लोगों के बनाए हुए अस्पतालों के नाम बदल दें और उस पे आजकल के मौसमी सियासतदानों के नामों की फटिया लगा दें। खातिन हज़रात, मैं बात लेके ज़रा कहीं और चला गया। जिस बात का मैं यहाँ तज़किरा करना आपके सामने चाहता हूँ, हकीम इकबाल करशी साहब को मेरा ये कहना है, हकीम साहब, आप में वो तमाम खूबियाँ जो बड़े सखी में होती हैं। मैं क्यों ये कह रहा हूँ? हुज़ूर वाला, आप शायद जानते नहीं कि करशी इंडस्ट्रीज़ ने कितने ही पाकिस्तानी अस्पतालों के अंदर वार्ड्स, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स अपने पैसे और अपने अतिये से कायम किए हैं। मैं उसका शुमार आपके सामने कर सकता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में वो तमाम लोग जो कि उनके बनाई हुई इन तमाम फैसिलिटीज़ से फ़ायदा हासिल करते हैं, वो मेरे गवाह होंगे। इसके अलावा मैं ज़ाती तौर पे आपको बात बताऊँ कि हकीम इकबाल करशी साहब को जब कभी मैंने अपने किसी भी अस्पताल के किसी भी वार्ड या दफ्तर के लिए कोई चीज़ की ख़्वाहिश की है, उन्होंने कभी मुझे मायूस नहीं किया। किस कदर खंदा पेशानी के साथ वो अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं और ख़ुद यकीन कीजिए एक सादा तबीयत आदमी है। उनके अंदर एक और बहुत बड़ी खूबी है और वो ये है कि इस तेज़ी से बदलते हुए साइंसी दौर के अंदर उन्होंने यूनानी तिब को, आयुर्वेदिक तिब को वो मकाम दिलाया है रिसर्च के साथ, रिफाइनमेंट के साथ, साइंटिफिक मेथड्स के साथ कि वो एलोपैथी के साथ ही नहीं आके खड़ी होगी, बल्कि कई जगह उससे बहुत आगे निकल गई है। मैं उनकी एक ही प्रोडक्ट के बारे में यहाँ ज़िक्र कर सकता हूँ, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ। सिर्फ़ मैं मोतरिफ़ हूँ उन लोगों का जो मेहनत शाक़ा से अपने काम को, अपनी सनत को, अपने शोबे को एक ख़ास मकाम पे पहुँचाते हैं। एक बात मैं कहूँगा, करशी साहब, काइंडली आपकी तरफ से, आपके किसी बड़े मैनेजर की तरफ से, आपकी जो पब्लिक रिलेशन टीम है, उसकी तरफ से एक बहुत मुनासिब मैसेज आना चाहिए और वो मैसेज ये होना चाहिए कि ऐ मेरे अज़ीज़ हमवतनों, हम एक बेइंतहा ज़िम्मेदार कंपनी है। हम अपने मुलाज़मीन के हकूक़ का पूरा ख़याल करते हैं। इस बाबा लाहौरी, इस चाचा लाहौरी के किस्से के अंदर जो हमारी बदनामी हो रही है, हम उसके बारे में वज़ाहत करना चाहते हैं। अपने तमाम सार्फ़िन को बताना चाहते हैं कि हमने इसे नौकरी से निकाला और नहीं निकाला, ये वाज़ेह कीजिए और अगर आपने नौकरी से नहीं निकाला, तो उनको दरख़्वास्त कीजिए कि बिला वजह सुनी-सुनाई के ऊपर आप हमारा बायकॉट ज़रूर करें, मगर सोचें कि कहीं आप ज़्यादती अपने साथ, अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की सनत के साथ और अपने ही लोगों के साथ तो नहीं कर रहे जो कि हमारी एम्प्लॉयमेंट में हैं और हम उनको रोज़गार देते हैं। और अगर हमने निकाला है, तो उसकी वजूहात ये हैं। करशी साहब, इट इज़ हाई टाइम, हर बंदा आपके बारे में स्पेकुलेट कर रहा है। आपकी इतनी बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत से अच्छे लोग काम करते हैं। काइंडली उनको कहिए या मुझ जैसे हकीर इंसान को कहिए, आई वुड लव टू पुट योर viewpoint forward. I would love to clarify this very murky, very dirty situation
that is surrounding the Karshi group of industries and its very valuable products. और कि जब हम कश्मीर इंडस्ट्रीज का जिक्र कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ। सर जी, मुझे थोड़ा सा तारीख के साथ एक दरक है जो आप लोगों को भी अच्छा लगता है। एक साहब थे जिनका नाम था हकीम मोहम्मद हुसैन करशी। हकीम मोहम्मद हुसैन करशी 1896 में गुजरात में पैदा हुए। गुजरात में, मोदी वाला नहीं, हमारा गुजरात, महिवाल वाला गुजरात, वहां पे पैदा हुए और उसके बाद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आए और इस्लामिया कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। मगर उनके अंदर एक ऐसा दिल धड़कता था कि जो आज़ादी चाहता था, जो खिलाफत मूवमेंट के ऊपर जान देता था, जो मुल्क पाकिस्तान को बनता हुआ देखना चाहता था। इस वजह से इस्लामिया कॉलेज के उस वक्त के प्रिंसिपल ने उन्हें एक्सपेल कर दिया बाहर का। उन्होंने ये देखा कि मुझे और क्या चीज़ें पसंद हैं। उनके अंदर एक ज़ाती तौर पे माइल थे वो तिब्बी और यूनानी सिस्टम ऑफ फार्मेसी की तरफ। तो उन्होंने हकीम मोहम्मद अजमल खान साहब के कॉलेज, तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में जाकर दाखिला लिया और वहाँ इतनी मेहनत की। और चूंकि उस वक्त हकीम अजमल साहब हयात थे और खुद तालीम देते थे अपने कॉलेज में आने वाले तालिब इल्मों को, तो उन्होंने मोहम्मद हुसैन फ्रॉम गुजरात का जज्बा, उसकी लगन और उनके शौक को देखते हुए उन्हें एक लक़ब दिया, एक नाम दिया। और वो नाम पता है क्या था? वो नाम था करशी। आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं, करशी कोई ज़ात नहीं है। करशी एक उस्ताद का एतराफ़ है अपने एक स्टूडेंट की लियाकत का। करशी लफ्ज़ निकला है कर्श से और कर्श का मतलब होता है पोटेंट, स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। वो दवाई हो या इंसान हो। और एक बात आपको और बता दूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो माशाल्लाह बहुत पढ़े-लिखे लोग हैं, वो कहेंगे कि नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, हम जब उज़्बेकिस्तान गए थे तो वहाँ पता चला था कि वहाँ भी करशी होते हैं, तो उनको भी लक़ब क्या हकीम अजमल ने दिया? नहीं सर, नहीं दिया। उज़्बेकिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है करशी, वहाँ के रहने वालों को करशी कहा जाता है, जिस तरह आप लोगों को लाहौरी कहा जाता है। बात-बात बातें और भी बहुत सी हो सकती हैं और करशी का ताल्लुक कुरैशी से भी निकल सकता है। और जब बात कुरैशी की आ जाए तो कुरैशी कुरैश वाले होते हैं और हमारी जी जान, हमारे माँ-बाप, मालो दौलत, बच्चे एक बार नहीं, हज़ार बार कुर्बान है उस एक कुरैशी के ऊपर जिसका हम नाम लेके ज़िंदा हैं और उसका नाम लेते हुए, जिसका कलमा पढ़ते हुए हम चाहते हैं कि हमारी आखिरी सांस आए। ख़वातीन हज़रात, बात आगे करते हैं। हकीम साहब, बड़े करशी साहब की एक बहुत बड़ी निस्बत है, जो मुझे ज़ाती तौर पे बेइंतहा पसंद है। दवाइयाँ वग़ैरह और वो बाकी इलाज तो करते थे। हकीम साहब को ये फ़ख्र हासिल है कि एक ऐसे हकीम उनके मरीज़ थे। हकीम साहब के एक ऐसे हकीम मरीज़ थे कि जिन्हें मैं और आप हकीमुल उम्मत कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल, मुफ़क्किर पाकिस्तान, हकीम मोहम्मद हुसैन करशी साहब के मरीज़ थे अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 सालों में। और अल्लामा उनके इलाज को, उनकी तजवीज़ को, उनकी तबाबत को बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देखते थे। ये और बात है कि अल्लामा की बीमारी उस वक़्त के मुताबिक लाइलाज थी, मगर जो तवज्जो हकीम साहब ने हकीमुल उम्मत के इलाज और उनकी बेहतरी और आसानी के लिए दी, उसकी वजह से उनके आखिरी साल बहुत सहल गुज़रे। ख़वातीन हज़रात, हम आज हकीम मोहम्मद हुसैन करशी साहब को जिस लक़ब से याद करेंगे वो है शिफ़ाउल मुल्क। आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उन्हें शिफ़ाउल मुल्क कहा जाता था। बात और इन तमाम चीज़ों को आपके सामने बताने का ये था कि ये जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ये 2-4 बरस का किस्सा नहीं होती। 1940 या 38 के अंदर करशी मतब बना। 1963 या 1968 के अंदर करशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बना और आज ये एक ऐसा नाम है कि जिस पे पाकिस्तानियों को फख्र करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे आपको एक बात बताऊँ, लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आपकी सेहत बहुत अच्छी है। जेल के अंदर तो बड़ी कुट पई है। भाई, कितना शौक है लोगों को मुझे ये कहने का। न जाने कितनों की हथेलियाँ खुजलाती होंगी, कैसी डॉक्टर साहब ने कुट मारी है। आओ तो सही, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾ ਤੋੜ ਦਿਆਂ। खैर, अल्लाह ने तोड़ लेने ਇਹੋ ਜਿਹੇ हथ, तो फिक्र ना करो, मैनू कई मुसीबतें पई है। खैर, ख़वातीन हज़रात, मैं उसमें ये बताना चाहता हूँ कि एक चीज़ जो बहैसियत एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, एक एलोपैथिक डॉक्टर मैं रोज़ाना इस्तेमाल करता हूँ, वो करशी वालों का खमीरा गाउसबान और खमीरा मरवारीद है। भई, 1 चम्मच आप सुबह और 1 चम्मच शाम ले लीजिए। यकीन कीजिए, ज़िंदगी के अंदर वो शीरीनी घुलती रहेगी जिसकी कमी आप लोग हर वक़्त महसूस करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि इतनी उम्दा कंपनी का बायकॉट
एम्बिग्विटी की वजह से, कंफ्यूजन की वजह से, सोशल मीडिया अपरोर की वजह से मैं खुद ये चाहता हूं कि हकीम इकबाल करशी साहब आगे बढ़ के किसी अपने नुमाइंदे को ये कहें कि वो बैठ के एक पैगाम रिकॉर्ड करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है सर। वी डू नॉट वांट टू डू समथिंग व्हिच वी आर गोइंग टू रिपेंट लेटर ऑन। आखिरी बात एक बता दूं आपको, और ये बात ऐसी है कि निजी बात हो सकती है मगर मुझे कहने दीजिए। हकीम साहब खुद एक हकीम है। हकीम के अलावा वो एक केमिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है। करशी साहब ने हत्तार एक इलाका है इस्लामाबाद से आगे, वहां उनके बोटेनिकल एंड हर्ब गार्डन्स है। ऐसी उम्दा फैसिलिटी यकीन कीजिए दुनिया में और कहीं नहीं होगी जैसी वहां पे है। और वहीं उनकी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे उनके खमीरे बनते हैं, शरबत बनते हैं, मुरब्बे बनते हैं, जवारिशें बनती हैं, माजून बनते हैं, कर्स बनते हैं। और तीन हकीम साहब की मुनाकिहत में जो बीबी है वो डॉक्टर है, एक एलोपैथिक डॉक्टर। और बेगम साहिबा का इंतखाब हकीम साहब ने इसलिए किया था कि उन्होंने ये देखा कि जब उनकी वालिदा बीमारी में एक मकामी अस्पताल में दाखिल थी तो किस जूनियर डॉक्टर ने इंतहाई उमदगी के साथ उनकी देखरेख की, उनको हर किस्म की आसानी और आराम देने की कोशिश की। और ये बुनियाद बनी हकीम साहब के इंतखाब की बेगम साहिबा के लिए। खुदा ताला ने उनको भी एक बहुत उम्दा तबीयत दी है और वो बड़ी एक्टिव है हर किस्म के नेक काम में, हर किस्म के फलाही और रिफाई काम में। खुदा ताला इन दोनों को मजीद कामयाब करे, इनकी इंडस्ट्री को मजीद कामयाब करे। और एक और बात बताऊं आपको, इतनी बातें मुझे याद आती हैं और बातों में से बात निकलती है। एक और चीज़ है जो आप लोग नहीं जानते, क्योंकि मैं जेल से हो आया हूं तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें जानता हूं जो आप कभी भी ना जान सकेंगे। उनमें से एक बात यह है कि पंजाब की तमाम बड़ी जेलों के अंदर एक अस्पताल तो होता है, मगर आप जानते हैं कि एक मतब भी होता है जो सिर्फ और सिर्फ करशी वालों का दवाखाना है। वहां पे हमा वक्त दो ऐसे हकीमों की ड्यूटी होती है जो जेल के असीरों का इलाज करती है यूनानी अद्वियात से। और मैं आपको क्या बताऊं, खुदा ताला राज़िक रहता है अगर उसका बंदा जेल में भी हो। वो राज़िक जो वाक़तन पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क पहुंचाता है, वो मुझ जैसे गुनहगार को भी जहां मैं चाहूं रिज़्क पहुंचाएगा। मुझे आदत थी खमीरा गाँव ज़बान की, मैं हल्फिया कहता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप सिर्फ जेल के अस्पताल में रहते हैं, यहाँ एक मतब भी है। तो मैंने अगले दिन ये किया कि नहा धो के जब मैंने नया जोड़ा पहना तो मैं बताए हुए पते पे चलता हुआ मतब में पहुंच गया। बाहर लिखा था कि ये करशी का दवाखाना है। वहां अंदर दो हकीम थे जिन्होंने बड़े तपाक से मेरा इस्तकबाल किया। कुछ मुझे पहचान भी गया, कुछ हैरान भी हुए कि डॉक्टर साहब ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, 7 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੱਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ कि ठंडे हो जान ते फिर पुलिस को बुलावा। खैर ये तो एक घटिया सी बात है मगर क्या किया जाए। मैंने उनको कहा कि ये मुझे आदत है आपके खमीरा गाँव ज़ुबान की। सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि उस मनहूस तरीन जेल खाने के अंदर भी हकीम साहब ने बड़ा जार निकाला खमीरा गाँव ज़बान का, मेरे हाथ में दिया और कहने लगे, "अरे! आज ही आया है डॉक्टर साहब, हमें नहीं पता था कि आज इसे लेने आप आ जाएँगे।" मैं कुर्बान जाऊँ मेरे राज़िक, तेरे से बड़ा कोई राज़िक नहीं है। और ये भी रिस्क होता है। और मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी घटिया बात करने दीजिए, मैं वापस आया अपने बेड के ऊपर तो मेरे गिर्द बहुत सारे लोग आ गए। उन्होंने मेरे हाथ में खमीरा गाँव ज़बान देख लिया। मैं चाहूँगा कि कभी वो मौका आएगा कि वो गवाही दें कि मैंने चमची-चमची निकाल के हर अपने दोस्त को सुबह और शाम खमीरा गौज़बान चखाना शुरू कर दिया। मेरे देखा-देखी वो लेने के लिए खमीरा गौज़बान पहुँचे तो उन्होंने कहा कि जी वो एक ही बड़ी बोतल आई थी, डॉक्टर साहब के नाम की थी, उनके राज़िक ने भेजी थी, वो लेके चले गए। आप इंतज़ार करें तावक्ते कि हमारा अगला ऑर्डर आ जाए। बहरतौर इन तमाम बातों का ज़िक्र सिर्फ़ शुक्राने की नीयत से है, कोई अपना शो ऑफ करना नहीं है। मुझे वैसे भी शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है, ये तो आप जान ही गए होंगे। बात पर आती साहब आगे चलते हैं और थोड़ा-सा एक और मसला हम डिस्कस करते हैं। मेरे ख़्याल में दुनिया जहान के अंदर इस वक़्त एक ही नाम है जो किसी सूरत भी हमारे मुँह से नहीं उतर रहा और वो मरहूमा हुमैरा असगर अली का है। कोई दिन जाता है, दिन में 6-6 खबरें उनके नाम से नहीं आती, उनके वीलॉग्स नहीं बनते। एक बात देखना बहुत ज़रूरी है, वो एक अदाकारा थीं, एक मॉडल थीं। कराची जैसे इंतहाई फ़ाल प्रोफ़ेशनल शहर में काम करती थीं, तकरीबन 8 साल से। कितने ही प्रोजेक्ट उन्होंने वहाँ पे किए, फ़ैशन शोज़ भी किए, शूट्स भी की, ड्रामे भी किए।
आर्टिस्ट्स कलेक्टिव ऑफ पाकिस्तान एक तंजीम है जो कि फनकारों की नुमाइंदा तंजीम है। उन्होंने ये सोचा कि एक ही महीने के अंदर दो हमारी अदाकाराएं मुर्दा पाई गई हैं, और इस हालत में मुर्दा पाई गई कि कोई उनका खबर गिर नहीं था। आशा रियासत और उसके बाद हुमैरा असगर अली। तो आइए इनके लिए एक रिमेम्बरेंस सर्विस कर लें, एक ताज़ीती रेफरेंस कर लें। खैर मुख्तलिफ लोगों ने उसके लिए फ़ोन किया ताकि देखें कि बरादरी में से कितने लोग मरने के बाद उनको याद करेंगे या उनके लिए दुआया तकरीब में शामिल होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी हाँ, हम ज़रूर आएँगे, हाँ, हम ज़रूर आएँगे। वो भी उसमें शामिल थे जिन्होंने कहा अगर इनके वालिदैन इनकी डेड बॉडी ले जाने से इनकार कर रहे हैं तो हम इनकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। बहरतौर जिस दिन ये तकरीब थी आर्टिस्ट कलेक्टिव ऑफ पाकिस्तान की, तो पता चला कि जिन लोगों ने अपना आना कन्फर्म किया था कि हाँ, हम ज़रूर आएँगे, उनमें से टोटल उनमें से टोटल 20% लोग आए। अब 20% कहना तो बहुत अच्छा है, 80% नहीं आए। और जो मकामी लोग वहाँ पे आए, जो बड़े-बड़े फनकार वहाँ पे आए, यकीन कीजिए, उनमें से शायद गिनती के 2-3 लोग ऐसे थे, जिनको आप ए क्लास कह सकते हैं। हर एक को अपना अंजाम भूला हुआ है। कोई भी शख्स अपनी बरादरी में से उठ के अपने किसी मरहूम और इंतहाई इबरतनाक अंजाम को पहुँचने वाले साथी फनकार के बारे में कभी भी तकलीफ नहीं करना चाहता। मैं ये बात इसलिए आपके सामने कह रहा हूँ कि मुझे एक फ़नकार बहुत पसंद है, उनका नाम है फैसल कुरैशी साहब। और फैसल कुरैशी साहब ने ये पूरा शिकवा अपने एक वीलॉग के अंदर किया और उन्हीं की वजह से मुझ तक पहुँचा। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि फैसल आपकी बेगम मुझसे कुछ नाराज़ रहती हैं और बड़ा वर्बली नाराज़ रहती हैं। भाई मेरा उनके साथ क्या नाराज़गी का रिश्ता है? अगर आप मुनासिब समझें और आपके कहे सुने में बेगम साहिबा हों, तो ज़रा मेरी सिफ़ारिश कर दीजिएगा। और अगर वो ये चाहें कि मैं उनसे माज़रत तलब करूँ, तो मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है। आजकल तो मैं इतनी माफ़ियाँ माँगता हूँ कि मुझे कई दफ़ा लगता है कि मुझे हाथ यूँ नहीं रखने चाहिए, यूँ रखने चाहिए, मगर क्या किया जाए। और तीनों हज़रात, मैंने ये गिला आपके सामने किया कि फ़नकार नहीं आए, जब आयशा रियासत और हुमैरा असगर अली के लिए दुआ करनी थी, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी थी। आप समझ रहे होंगे शायद मैं फनकारों को बेइस कह रहा हूँ, उनको दुनियादार कह रहा हूँ। ये सारी दुनिया ऐसी है। दुनिया है ना, तो सारी दुनिया ऐसी है। आइए एक छोटा-सा आपको अपना एक ज़ाती किस्सा सुना दूँ। हज़रत वाला 4 महीने के लिए मैं जेल में था। मैं उस वक़्त एक बहुत बड़े अस्पताल में काम करता था, एक टीचिंग हॉस्पिटल में काम करता था, जिसकी जो फैकल्टी थी वो 272 लोगों की थी, यानी कि 272 लोग मेडिकल टीचर्स मेरे कॉलीग्स थे और उसके अलावा सैकड़ों और जूनियर डॉक्टर्स थे जो वहाँ पे मौजूद थे। 4 महीने में 1 लफ्ज़, 1 लफ्ज़, जुमला तो बहुत दूर की बात है, अगर मेरे हक में किसी ने कहा, उस इदारे के सरबराह वीसी साहब हैं, उन्होंने तो मेरे नाम से यूँ इज्तनाब किया कि जैसे अगर मेरा नाम उनके ज़बान से निकल जाएगा तो कहीं उनका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। हुँ, यानी कि मुसलमानियाँ ही खत्म हो जाए उनकी। बहरतौर ख़वातीन हज़रात, निकल के एक दफ़ा मैंने इस चीज़ का तज़किरा या गिला-शिकवा अपनी एक कॉलीग से किया। हुज़ूर वाला मैं याद दिला दूँ कि फ़ातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जहाँ सिर्फ़ ख़वातीन को तिब की तालीम दी जाती है। चूँकि ख़वातीन को तिब की तालीम दी जाती है, तो यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल डिपार्टमेंट जो है वो गायनेकोलॉजी का है, अमराज़े निस्वां का। यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोफेसोरियल चेयर जो हैं, वो प्रोफेसर्स ऑफ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की हैं। उस खातून ने मेरी बात सुनी और कहने लगी, डॉक्टर उमर आदिल, तुम्हारा शिकवा बजा, लेकिन कुछ लोग मोहब्बत का सिला माँग रहे हैं, नादाँ हैं, बंदों से खुदा माँग रहे हैं। मैंने कहा, ये गाना तो मेरे बचपन का है, आपने आज क्यों दोहरा दिया? कहने लगी, इसलिए इस अस्पताल की तमाम गायनेकोलॉजिस्ट की उस्तादों की उस्ताद एक औरत है। वो यहाँ की पढ़ी हुई है, वो यहाँ पे सालों काम करती रही। उसने यहाँ पे सैकड़ों मरीजों को हर महीने शिफा दी है। वो औरत इस अस्पताल आती रही है जबकि वो वज़ीर सेहत थी, ताकि यहाँ पे एक 9 मंजिला मदर एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर बन सके, जो कि सबसे बड़ा एडिशन है सर गंगाराम के बाद बनाई जाने वाले हिस्से का। वो कहने लगी कि डॉक्टर उमर आदिल, मैंने तो कभी उनके लिए किसी को एक अच्छा जुमला कहते नहीं सुना। ख़वातीन हज़रात, मेरा इशारा नहीं, मेरा बयान जो है, वो मैडम प्रोफ़ेसर यास्मीन राशिद की तरफ है। अरे! हम ये रोते हैं कि आयशा रियासत को कोई रोने नहीं आया। आप डॉक्टर्स अपने गरेबान में झाँकें, हसास,
मसीहा, शिफा देने वाले आप लोग। और फिर ख़वातीन, अरे माहिर इमराज़ निस्वां, औरतों का दिल रखने वाली, गुदाज़, लाड देने वाली, ममता की हामिल, आप लोगों ने अपनी टीचर, अपनी सीनियर कॉलीग, उनके लिए क्या किया? एक लफ्ज़ मुझे नहीं पता कि सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एसओजीपी, ने अपने किसी इजलास के अंदर ये कहा हो कि बहुत बड़ा जुल्म है कि एक मेडिकल टीचर के साथ ये किया जाए। मैंने जब से मैडम के साथ होने वाले सलूक पे गौर किया है, मेरे दिल से अपने तमाम शिकवे दूर हो गए हैं। डॉक्टरों के बारे में मेरी वैसे भी अमूमी राय बहुत बहुत मामूली और बुरी है। उसकी वजूहात होंगी, अपनी बरादरी का अपने आप को पता होता है, और रोजाना हमारे मुल्क के डॉक्टर, इस सूबे के डॉक्टर्स ये हमें सबूत देते हैं कि जो मैं उनके बारे में समझता हूँ वो बिल्कुल सही है। ख़वातीन हज़रात, एक बात और आपको बताऊँ, मैं चूँकि मुख्तलिफ़ शोबों में काम करता हूँ, तो लोगों को बड़ी ये बात खलती है। चंद दिन पहले की बात है, चंद माह पहले की बात है बल्कि, कि मैं एक मीटिंग में था और उस मीटिंग के अंदर ज़िक्र हुआ कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर आदिल, आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के बेस्ट ग्रेजुएट हैं, और आपको माशाल्लाह जब आपने पास आउट किया था तो आपको 18 गोल्ड मेडल मिले थे। तो उसके बाद आप बहुत हाइली क्वालिफ़ाइड हैं, क्योंकि आपके पास 3 फेलोशिप्स हैं, एफआरसीएस इंग्लैंड, एफआरसीएस एडिनबरा, एफआरसीएस ग्लासगो। तो आप अगर चाहते तो प्रिंसिपल या वीसी बन सकते थे, मगर आपने ऐसा नहीं चाहा, इसकी कोशिश नहीं की। तो मैंने उसका एक जवाब ये दिया कि देखिए, एक ऐसा मकाम जहाँ तक पहुँचने में ज़िल्लत की, चापलूसी की, खुशामद की, कितनी ही मंज़िलों से गुज़रना पड़े, मेरे लिए वो कोई डिज़ायरेबल चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ ख़वातीन हज़रात, कि अब हमारे इदारों और मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के जो हेड्स होते हैं, उनका नाम होता है वाइस चांसलर। वाइस चांसलर सिलेक्ट होता है। ये नेचुरली सीनियॉरिटी के तहत अपने मकाम पे नहीं पहुँचता, और इसे सिलेक्ट करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं और सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत को जो लगता है कि भई ये सबसे माय मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट है, उन्हीं को ऐसी पोज़ीशन में लगाया जाता है। ये बात मान जाइए कि जिस भी सियासी हुकूमत को अपने मंज़ूर नज़र होने का यकीन किसी के बारे में हो जाए, एसएचओ भी वही लगता है, जज भी वही लगता है, चीफ जस्टिस भी वही लगता है, आईजी भी वही लगता है, और बीसी भी वही लगता है। अब एक ही लाठी से हंकाए जाते हैं। बाहर तो, और मुझे जब उन्होंने ये कहा कि भई तुम्हारे मेडल्स मुझे सुना दिए, मेरी डिग्रियाँ मुझे सुना दी और सब कुछ, तो मैंने कहा कि आपको एहसास है कि इसमें क्या मुश्किल है? कहने क्या मुश्किल है? अपने वीसी साहब ਨੂੰ देखो माशाअल्लाह, 8.5 ਲੱਖ रुपया तनख्वाह ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 15 ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 15 ਲੱਖ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। बिल्कुल सही कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा जी, 7.5 ਲੱਖ रुपया तनख्वाह मिलती है वीसी ਨੂੰ। मैं कहा बुरा ना मनाया जे, दुनिया दियां बड़ियां शैवां मेरे अगे अल्लाह ने खोल खोल के रख दित्तियां ने। मैंने कहा अभी कल एक टेलीविजन चैनल के ऊपर मुझे बुलाया गया था, वहाँ के मकामी लोग बैठे हुए थे और बड़ी सख्त डिस्कशन जारी थी कि हम क्या करें। वहाँ ये रोना पड़ा हुआ था कि जो हमारी होस्ट हैं मॉर्निंग शो की, वो 2 घंटे आती हैं लाइव शो करने के लिए, यानी कि हफ्ते में 5 दिन, कितने घंटे? 2 घंटे। उन 2 घंटों में से अगर हम ब्रेक्स निकाल दें, तो कितना बचता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में से अगर हम 3 गीत निकाल दें, जो कि शामिल होते हैं हर रोज़, तो कितना ब बचता है भले? 1 घंटा। 1 घंटे की ट्रांसमिशन में उनको बोलना पड़ता है, और कहने लगे कि हफ्ते में 5 दिन, और देखिए 20 लाख हम उनको देते हैं महीने का, मगर अब उनका तकाज़ा है 30 लाख का। तो हम तो कहते हैं कि बिल्कुल मिलना चाहिए। मैंने चुप करके वहाँ डॉक्टर होने की वजह से अपनी इज़्ज़त सँभाली और सोचा कि एक खातून जो सुबह 10 से 12 बजे तक आके हफ्ते के अंदर 10 घंटे का वर्किंग वीक करती हैं, महीने का 40 घंटे का वर्किंग वीक करती हैं, जिनमें से उनको 20 घंटे कुछ नहीं करना होता, वो इस वक़्त 20 लाख रुपया ले रही हैं, और इसके अलावा 30 लाख की ख़्वाहिश कर रही हैं, जो कि बिल्कुल फ़ौरन पूरी हो गई। और बेचारे वीसी साहब जो हैं, हाय! किस-किस की नहीं सुनते, क्या-क्या पापड़ नहीं बेलते रोज़ाना, और 7.5 लाख रुपए लेके घर जाते हैं। और ये भी तब, जबकि उनको कानूनी तौर पे प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। तो मुझे बताइए, वो कुड़ी बेहतर है या सारे वीसी साहब बेहतर है? अब आप में से पता है लोग क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, आप किसी प्राइवेट चैनल का ज़िक्र कर रहे हैं, ये तो सरकारी अस्पताल है। मेरे भोले पाकिस्तानियों, एडी अय्याशी सिर्फ पाकिस्तान के सरकारी चैनल ते मुमकिन है, और किते नहीं।